In the previous class, we discussed electric potential due to electric dipole. Now, we will discuss electrostatic potential energy of system of two charges. मतलब दो चार्जेस की वजह से अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के मूड में हैं. देखिए, ये आपके पास चार्ज Q1. अब एक चार्ज को मान लीजिए इन्फिनिटी से, एक चार्ज हमने Q1 इन्फिनिटी से लिया और इन्फिनिटी से यहां से इसको हमने यहां छोड़ दिया. तो अब क्या हमने कोई वर्क किया? तो नो वर्क इज डन. तो देखो मैंने लिखा है वी टेक ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, वर्क डन. W1 कितना हो गया? 0. क्यों 0 हो गया? क्योंकि यहां पहले से कोई पोटेंशियल था ही नहीं भाई. जब यहां पहले से कोई पोटेंशियल था ही नहीं तो वर्क डन कितना हो गया? 0. क्योंकि W इज इक्वल टू कितना होता है? V इंटू क्यू. जब V नहीं है तो वर्क डन कितना हो गया? 0. अब सेकंड चार्ज हमने Q2 लिया, इसको इन्फिनिटी से मान लीजिए हम यहां तक छोड़ करके चले जाते हैं. नाउ वी टेक ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q. तो ये मैंने लिखा है नाउ वी टेक ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, वर्क डन. तो वर्क डन कितना हो गया? W2 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2. तो देखो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा नहीं होगा? तो पोटेंशियल कितना हो गया? V1. ठीक है ना. और चार्ज Q2 हो गया तो V1 इंटू Q2. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2. और W1 कितना था? 0. ठीक है, 0 प्लस V1 इंटू Q2. अच्छा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कल बताया था ना आपने, हमने कल डिस्कस किया था ना पोटेंशियल. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 अपॉन R12. ठीक है, इंटू Q2. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया? U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, Q1 इंटू Q2 अपॉन R12. मतलब इसमें Q1 इंटू Q2 दोनों आएंगे, लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं आएगा. अगर स्क्वायर आएगा तो फोर्स हो जाता है फिर. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12. ठीक है. अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है. तो देखो स्पेशल केस के अंदर जैसे मान लो ट्रायंगल है, ये तीन चार्जेस हैं. तो इन तीन चार्जेस की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो देखो एक इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी मतलब UAB, UBC और UCA. तो तीनों के फॉर्मूले डाल सकते हो. ठीक है, फॉर्मूले डाल देना और आंसर लेते रहना, न्यूमेरिकल आएगा आपका. और अगर मान लीजिए बाई चांस स्क्वायर आता है आपके पास में, ठीक है भाई, तो ये देखो स्क्वायर आ गया ऊपर. अगर आपके पास में एक स्क्वायर आता है तो कितना हो गया आपके पास में? Q1, Q2, Q3 ये सारे स्क्वायर्स हो गए. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? U इज इक्वल टू UAB, UBC, UCD, UDA. ठीक है, लेकिन इसमें डायगोनल भी कंसीडर करोगे, मतलब जितने भी पेयर बन सकते हैं इन सबके, उन सब की टोटल एनर्जी निकालनी होती है. अब एक दूसरा टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. मतलब वहां पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है. तो मान लीजिए ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगा हुआ है आपका. ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 को, डेफिनेशन आप बुक से देख लेंगे इसकी, एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक लेके आते हैं. अब हम वर्क करेंगे क्यों भाई? वर्क करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से ही अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ वी टेक ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, वर्क डन W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2. मतलब यहाँ पे पहले से पोटेंशियल V1 है. सिमिलरली अगर हम सेकंड चार्ज Q2 इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q यहाँ तक लेके आते हो तो वर्क डन करोगे. यस, कितना वर्क डन हो गया? W इज इक्वल टू V2 इंटू Q1. यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? V2. ठीक है ना, लेकिन इसकी वजह से भी तो कुछ यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वो एक्स्ट्रा वर्क और काउंट करोगे. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया अब आपके पास में? W1, W2 और W12. मतलब इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा तो V1 इंटू Q2 प्लस V2 इंटू Q2
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये टोटल वर्क डन आ गया आपके पास। ठीक है भाई, अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ तैयारी कर रहे हैं, एरिया वेक्टर। अब तुम कहोगे सर एरिया को आपने वेक्टर क्वांटिटी कब से बना दिया, ठीक है ना। तो देखो एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी ही होता है, लेकिन फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये प्लेन है आपके पास, तो इस प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका एरिया वेक्टर। क्या कहोगे, इसका एरिया वेक्टर। तो मतलब सरफेस के जो भी परपेंडिकुलर होता है वो उसका एरिया वेक्टर कहा जाता है। तो जैसे ये सरफेस छोटा सा मैंने ले रखा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये, इसको कहेंगे हम एरिया वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन सुनो, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इन सम प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है ना। तो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी but in some problems of physics it is treated as a vector quantity and its direction is perpendicular to its surface। तो देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने सर के ऊपर एरो भी लगा दिया, इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस। तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा आपका, तो यूनिट वेक्टर एन और डी एस क्या है, एरिया का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब आता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है भाई, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है भाई, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर मैंने ये शो कर दिया ऊपर की तरफ एन, और इस यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मतलब इसके नीचे मैंने कोई चार्ज रखा है, तो बहुत सारी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, नहीं करेंगी, ऐसे नीचे से जो फील्ड लाइन आ रही होंगी इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी। तो जितनी भी फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस करती हैं, ठीक है, जैसे मेरे हाथ के नीचे यहाँ पे चार्ज रखा जाए, तो बहुत सारे चार्ज इस मेरे हाथ को क्रॉस करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कहते हो आप, ये फॉर्मूला मिल गया आपको, या फिर ई डी एस कॉस थीटा भी कह सकते हो। अच्छा यूनिट अगर देखें इसकी, देखो न्यूटन पर कूलाम और एरिया को मीटर स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं ना, जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने वोल्ट पर मीटर के ऊपर एरो लगवा दिया था कि मैंने ये यूनिट बाद में आएगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर भी कह देते हैं और मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर किसकी यूनिट है, ये पूछा जाता है आपसे, लेकिन ये किसी बुक में अवेलेबल नहीं है यूनिट, तो ये पूछी जाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, देखो टॉप पे देखो जरा, कि वोल्ट इंटू मीटर और कूलाम इंटू मीटर किसकी यूनिट है। तो वोल्ट इंटू मीटर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई, और कूलाम इंटू मीटर किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तुम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है सर। अब देखिए, समझ गए ना। अब इसमें थीटा की वैल्यू 90 डालते हो तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0, और थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको। अब देखो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गॉसेस थ्योरम। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस भी हैं और बहुत सारा इसमें सिस्टम है। चलिए सर, अब हम आज बात करते हैं गॉसेस थ्योरम। तो देखो गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज को प्लेस कर दिया, तो अब इसमें से क्या होगा, बहुत सारी फील्ड लाइंस इसमें से चारों तरफ से निकलेंगी, तो मतलब फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब ये भी बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया, तो इसका मतलब इसमें से बहुत सारा फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी एस। अच्छा ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का सिंबल है आगे यहाँ पे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगा करके इसको क्लोज कर दिया गया है।
तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कोई स्पेशल सिंबल नहीं है जिससे तुम डर जाओ या कोई बात हो जाए, बस क्लोज्ड कर देना, ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है बस। तो क्या कहती है गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है, इन वैक्यूम इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन इन इट। दोबारा सुनो, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम, मतलब इसके अंदर एयर भरी हुई है, इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन इन इट, ठीक है। दोबारा सुन लो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन इन इट। अब देखो इसका डेरिवेशन आता है गॉसेस थ्योरम का, ये क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होती है गॉसेस थ्योरम। अब अगर मान लीजिए मैं ये वाली साइड हम लेके चलते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा ना डेरिवेशन। तो कैसे, तो देखो यहां पे एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहां पे कुछ, अब हमने क्या काम किया, पहले ये एक चीज और समझो, जैसे ये क्लोज सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, इसके सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये वाला एक छोटा सा एरिया सरफेस के ऊपर, ये छोटा सा एक एरिया ले लिया ds, और इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे, ठीक है ना भाई। जैसे कि मान लो किसी भी सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर सरफेस के बाहर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हो, Q इज इक्वल टू चार्ज विद इन दी गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस होता है इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, और R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज एट O, तो मतलब O पे जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन तुम क्या चाहते हो भाई, तुम तो ये चाहते हो कि E.ds को इसके बराबर इक्वल प्रूफ करो, तो आप ये पूरा सिस्टम लेके चलोगे, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस, तो E.ds क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब देखो E, यहां पे E और ds एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है, 0, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 नहीं हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं E.ds को EDS cos 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, वो यहां पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब देखो ये तो सारी इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ds का, इसको बाहर लो, ds का इंटीग्रेशन करो। अब ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया, क्या ये स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², 2πr² नहीं लिखना, 2πr² सर्कल आ जाता है, ये स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, समझ गए। तो कितना हो गया 4πr², ये कट करो तो आपके पास कितना आ गया, तो फाई इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। बोलो समझ आया, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर हम बहुत सारे चार्जेस रख देते हैं, मान लो इसके अंदर अब हमने क्लोज सरफेस के अंदर गॉसेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस रख दिए, जैसे गॉसेस थ्योरम है ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन रख दिए स्पेशल केसेस में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू Q1/ε0, Q2/ε0, Q3/ε0 एंड सो ऑन, ठीक है।